Assalamu alaikum students. This is the SME section and session 11 approximately. We are going to enter in a part 5 uh, and this part 5 is a chapter 14 basic financial plannings. लास्ट टाइम तक हम अपने एसएमई में जो है जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंटेलिटी थी हमने उसको डिस्कस किया। नाउ आज हम जो चीज़ डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग्स के। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी जब फाइनेंशियल प्लानिंग्स कर रही होती है तो वो कौन कौन से की थिंग्स हैं, की फैक्टर्स हैं और उसके एलिमेंट्स कौन से हैं उनको यहाँ पर कंसिडर करती है। ये जो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं, इस बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग्स में हम क्या-क्या चीज़ें देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं। आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग्स। देन फिर इसके बाद इसी पार्ट 5 में जब हम बात करेंगे तो हम बजटिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करेंगे। देन फिर हम इस पार्ट में रहते हुए स्मॉल बिज़नेसेस को देखेंगे और फाइनली हम अपने रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस एंड क्राइम प्रिवेंशंस पर जो है बात करते हुए अपने टॉपिक्स को वाइंड अप करेंगे। ये पार्ट 5 जो है वो हमारे एसएमई का लास्ट पार्ट है जिसको हम स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं। नाउ अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और वो ये काम जब एक एसएमई कर रहा होता है तो एक्चुअली उसको कौन-कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। नीड फॉर प्रॉफिट प्लानिंग्स, सबसे पहले जो है प्रॉफिट प्लानिंग की नीड होती है कि हम कितनी कॉस्ट जो है वो इनपुट करेंगे और उसके बिहाफ पर हमें कितना प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या कर रहा है, एक एसएमई डिसाइड कर रहा है और खुद को प्लान कर रहा है। इसके बाद चेंजेस इन कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किस तरह चेंज हो रही है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है ये इस चीज़ को भी कंसीडर कर रहा होता है कि कैश का इनफ्लो कितना था, कैश का आउटफ्लो कितना है, आपके पास जो है कितने अलाउंसेस हैं जो कि आपके बैड डेब्ट्स बन रहे हैं, आप कितना कैश सेल्स कर रहे हो और देन फिर उसके बाद आप ये डिसाइड कर रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो कि आपके पास कितनी क्रेडिट सेल्स वहाँ पर हो रही है और ये दोनों कोई इम्बैलेंसिंग फिगर में तो नहीं है। इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा कि आपने कैश सेल्स कम कर दी है और क्रेडिट सेल्स ज़्यादा होने की वजह से आपका लिक्विडिटी मार्जिन जो है वो कम हो गया है। दैट इज़ द रिस्क फैक्टर इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। देन फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आप अपने इक्विटी और अपने डेब्ट के दरमियान के रेशियोज़ को जो है वो बैलेंस रखते हैं कि कहीं आपके पास जो है आपका इक्विटी मार्जिन कम ना हो जाए और आपके डेब्ट ज़्यादा ना हो जाए जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़े और इंटरेस्ट जब आप पे कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपके पास आपके कैश इनफ्लोज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। एंड फाइनली प्लानिंग फॉर प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक्स में कंसिडर की जाती हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग्स जो हैं वो यहाँ पर अपना रोल किन किन एरियाज में प्ले करेगी, जिसकी वजह से जो है एक एसएमई एक साउंड कंडीशन में, एक साउंड एंड सुटेबल कंडीशन में जो है वो मौजूद होगा। अब आ जाते हैं प्रॉफिट प्लानिंग्स कि प्रॉफिट प्लानिंग आप किसको कह रहे हैं। Profit planning are series of prescribed steps to be taken to ensure that a profit will be made. आप कौन सी सीरीज ऑफ प्रिस्क्राइब स्टेप्स, आप वो कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं जो कि इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट कितना होगा और किस तरीके से आप उसको पॉसिबल बनाएंगे कि आप हासिल कर सकें। इन शॉर्ट दैट प्रॉफिट प्लानिंग मस्ट प्रीसीड अदर एक्टिविटीज। प्रॉफिट प्लानिंग हमेशा जो है दूसरी एक्टिविटीज को प्रीसीड कर रही होती हैं। ये आपके पास क्या है, प्रॉफिट प्लानिंग की समराइज डेफिनेशन है कि सीरीज ऑफ प्रिस्क्राइब स्टेप्स फॉर मेकिंग द प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट प्लानिंग। अब इस प्रॉफिट प्लानिंग को पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अकाउंटिंग के 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स डिस्कस कर रहे होंगे। हम यहाँ पर जो है ये बात डिस्कस कर रहे होंगे कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं बीइंग अ एंटरप्रेन्योर। नाउ ड्रॉप इन फाइनेंशियल पोजीशन, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं या एक एसएमई जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो के ऊपर स्टैंड कर रहा होता है। सबसे पहले है अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स। अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स मीन्स दैट आप अपना क्रेडिट सेल्स इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि आपका अकाउंट, आपकी जो कैश की लिक्विडिटी है वो कैश की लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है।
ओके। क्योंकि जब आप अकाउंट रिसीवेबल को अगर हम जर्नल फॉर्म में रिकॉल करें, तो अकाउंट रिसीवेबल हम कहते हैं वो तमाम का तमाम अकाउंट जो कि रिसीव होना है। रिसीवेबल मतलब दैट रिसीव होना बाकी है, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो आपका ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वो स्टिल अनकलेक्टेबल है। ओके, आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो स्टिल अनकलेक्टेबल है। आपका जो कंज्यूमर था, जिसको आपने जो है उधार पर अपना सामान बेचा था, उसने एक्चुअली आपसे प्रॉमिस किया था कि विदिन 3 मंथ्स आपको पे कर देगा। लेकिन हुआ ये कि 4 मंथ भी हो गए, 5th मंथ भी हो गए, 6 मंथ भी हो गए, अभी तक उसने जो है वो आपको पे नहीं किया। तो वो जो अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल है, जिसकी वजह से आपके पास आपकी जो कैश का लिक्विडिटी है, वो कैश की लिक्विडिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपके पास कंसीडर हो रहा होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को ड्रॉप कर रहे हैं। पहला पॉइंट कि ये इंक्रीज हो रहा है। दूसरा पॉइंट, आपके पास आपके जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं आपके बिजनेस के अंदर, जिससे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, वो जो एसेट्स है वो ज़्यादा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ टू मैनी एसेट्स। अब जाहिर सी बात है, उस एसेट्स को बाय करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश चाहिए, कैश का इनफ्लो चाहिए आपको। जब आपको कैश का इनफ्लो चाहिए और आप वो कैश बाय कर रहे हैं, अपने एसेट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एसेट्स के लिए, तो फाइनली आपके पास आपका जो कैश फ्लो है वो टर्न हो जाता है नेगेटिविटी की तरफ। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ ड्रॉप इन फाइनेंशियल पोजीशन, कि आप यहाँ पर अपने पास अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को जो है वो ड्रॉप कर चुके हैं। नाउ ये जो फाइनेंशियल पोजीशन ड्रॉप हो रही है, इससे बचने के लिए आप क्या करें? तो वहाँ पर जो है बेंचमार्किंग का या स्टैंडर्डाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। आप क्या करें, अपनी परफॉर्मेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दें। फॉर एग्जांपल दैट आप अपनी कैश फ्लो, आपने जो है नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ नहीं जाना। आप एक स्टैंडर्ड मेंशन कर दें कि आप मैक्सिममली इतना क्रेडिट सेल्स करेंगे कि आपका कैश जो है वो सर्टेन लेवल तक फ्रीज हो। इसके बाद जो है आपकी लिक्विडिटी जो है वो बरकरार रहे, और आप जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को जो है वो ड्रॉप ना करें। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन। सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर रेफरेंस एंड देन मेजरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। आप क्या कर रहे हैं, आपने बेंचमार्क बना दिया। लेट सपोज दैट कि 5 लाख से आपका जो है कैश आपके अकाउंट से कम नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर क्या हुआ, आपको जो है इमरजेंसी में किसी कैश की नीड पड़ रही है, आप वहाँ पर अपना बेंचमार्क चेक कर रहे हो, कहीं ये कैश निकालते हुए आपकी जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, 5 लाख का जो स्टैंडर्ड आपने मैनेज किया है, मेंशन किया है, वो 5 लाख का जो स्टैंडर्ड है, वो जो है डिक्रीज़ ना हो, जिसकी वजह से आपके पास आपकी फाइनेंशियल पोज़ीशंस जो है, वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। इट मीन्स ऑफ दैट हर इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बेंचमार्किंग का या स्टैंडर्डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ जब आप स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है कुछ लैंग्वेजेस चाहिए। बिजनेस लैंग्वेज की बात करेंगे कि आपको अपना अकाउंटिंग का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, ताकि जो है आप अपनी पोजीशन की चेंजेस को देख सकें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम कह किसको रहे हैं? रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन दैट रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन दैट पोजीशन। ओके, आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन टर्म ऑफ राइटिंग। आप चीजें अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं, ताकि आपकी पोजीशनिंग जब चेंज हो रही है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सके क्विकली। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। देन फिर अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं कि जब हम बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये अकाउंट की रिकॉर्डिंग्स भी जो है कुछ प्रिंसिपल्स पर, कुछ जो है कुछ बेंचमार्किंग होगी, जिसके ऊपर रहते हुए अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशंस की बात करते हैं, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी जो है वो एक कंप्लीट जो है उसका प्रोसीजर आपको डिफाइन करके दे रही होती है कि एक बिजनेस में आप अपने अकाउंट को किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है वो क्या है, आपके पास ऑनर इक्विटीज प्लस लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स।
अकाउंटिंग इक्वेशन बेस कर रही है आपके पास ऑनर इक्विटीज, जो ऑनर ने अपने पास से जो है सरमाया लगाया है, जो उसका सेल्फ फाइनेंसिंग है, वो सेल्फ फाइनेंसिंग और वो तमाम की तमाम चीजें जो आपने उधार ली हैं, आपने किसी से ओ किया है अमाउंट, उन दोनों चीजों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। जब आप ये दोनों चीजें ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल होंगी आपके पास आपकी कंपनी के टोटल एसेट्स पर, कि जो टोटल एसेट्स आपके पास, जो बिजनेस करने के लिए आपने अपने पास एसेट्स रखा हुआ है, वो एसेट्स आपके पास इक्वल होंगे आपकी ऑनर्स इक्विटी पर। तो ये है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन, ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये आपके पास आपके बेंचमार्क है एक तरीके से, और ये आपके पास अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी ने जो है और अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं गैप के नाम से जो है वो डिफाइन किए हैं, और उस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं, उसका ये एक पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ हमने अपनी इक्वेशन में देखा कि हम मोस्ट प्रोबेबली क्या कर रहे हैं, एसेट्स का नाम ले रहे हैं कि देयर इज द assets is something, equity is something and liability is something. Now अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन करके अकाउंटिंग में जितने अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम अकाउंट्स को जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अकाउंटिंग है, ये जो प्रॉफिट प्लानिंग्स में आप अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अकाउंट्स प्रॉफिट प्लानिंग्स में जो है कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। स्लाइडली थोड़ा मैं इंट्रो दे दूं आपको इस स्लाइड्स के साथ ही। हम अपने पास जो है अकाउंटिंग में 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 1 एसेट्स, देन एक्सपेंसेस, फिर इसके बाद जो है हम लाइबिलिटीज यूज करते हैं, देन रेवेन्यू एंड देन ऑनर इक्विटीज। इसका मतलब सिंपल ये हुआ, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग्स करेंगे तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग्स में हमारे पास जो नेचर ऑफ अकाउंट्स इस्तेमाल होंगे, ये उनसे रिलेटेड ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एसेट्स। थिंग्स आप बिजनेस ओन, वो तमाम की तमाम चीजें जो कि एक बिजनेस ओन कर रहा है, उसकी जाती मलकियत में चीजें मौजूद हैं, वो आपके पास क्या कहला रही हैं, एसेट्स कहला रही हैं। एसेट्स की जो अकाउंट डेफिनेशन देता है, वो अकाउंट की डेफिनेशन देता है वो तमाम की तमाम चीजें जिनसे आप अपने बिजनेस को जो है वो कैरी कर सकें और आप अपने बिजनेस को जो है वो चला सकें, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। लेट्स सपोज दैट आप एक प्रीमिसेस, ऑफिस प्रीमिसेस मौजूद है, ऑफिस प्रीमिसेस में जो है ऑफिस प्रीमिसेस में जो की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है, कि आप अपने बिजनेस को क्या कर सकें, रन कर सकें। आपका कस्टमर किसी एक प्रीमिसेस में तक आए, और उस प्रीमिसेस से, जैसे कि अगर आप बुक स्टॉल की बात करें तो एक बुक स्टॉल मौजूद है, वो क्या है आपके पास, उस बुक स्टॉल की शॉप है, और वो शॉप जो है वो एसेट्स है कि उस शॉप में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ताकि आपका कस्टमर आपकी शॉप पर आए, आपसे बुक बाय करे, और वो बुक वो वहाँ से जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो, और अल्टीमेटली वो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट को शो कर सके। ओके, तो वो तमाम की तमाम चीजें जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हो, जिसके जरिए आप अपना बिजनेस चला रहे हो, वो आपके पास क्या कहला रही हैं, चीजें एसेट्स कहला रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं अपने पास अपने कैश की, आप बैंक्स के एग्जांपल लेते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के आप यहाँ पर एग्जांपल्स ले रहे होते हैं, बिल्डिंग के एग्जांपल्स लेते हैं, ऑफिस सप्लाईज के आप एग्जांपल्स लेते हैं, मशीन की एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू जो है आप अपनी प्रोडक्शन को जो है ना पॉसिबल बना रहे होते हैं, और जो है अपने पास जो है आप जो है इक्विपमेंट के एग्जांपल्स ले रहे होते हैं। दैट्स दिस आर कंप्लीटली एसेट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसके थ्रू जो है एक बिजनेस रन हो रहा है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इज द दैट अमाउंट विच इज ओ बाय अदर। आप दूसरों से जो अमाउंट उधार ले रहे हैं, वो आपके पास क्या कहला रहा है, लाइबिलिटीज कहला रही है वो। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या हुआ, वो तमाम के तमाम अमाउंट, वो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी वो तमाम की तमाम अमाउंट, वो तमाम की तमाम जिम्मेदारियां जो कि आप
पे करोगे वो आपके पास क्या कहलाएंगी, लाइबिलिटीज कहलाएंगी। ओके, अब आप क्यों पे करोगे, जैसे कि आपने क्या करा, आपको जो है एक वेंचर स्टार्ट करना था और उस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए जो है आपको कुछ अमाउंट की जरूरत थी, 10 लाख के अमाउंट्स की जो है वो आपको जरूरत थी। 8 लाख का अमाउंट जो है ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, जो 8 लाख का अमाउंट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, और आपको उस वेंचर के लिए फर्दर 2 लाख के अमाउंट की जरूरत है, तो वो 2 लाख का अमाउंट आप अपने किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि हम अपनी सोर्स ऑफ डेब्ट देख चुके हैं, अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आप वो 2 लाख का अमाउंट जो है वो उधार ले लोगे। ओके, तो वो क्या करेंगे आपके पास, आपकी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। अब सूनर और लेटर आपको जो है इस अमाउंट को रीपे करना है। तो रीपे करने वाला जितना भी अमाउंट होता है आपके पास, वो आपके पास क्या कहला रही है, आपकी लाइबिलिटी कहला रही है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपकी एग्जाम्पल है आपके पास लाइबिलिटी की। अकाउंट पेएबल आपके पास आपकी एग्जाम्पल है कि आपने अपने मर्चेंडाइज जो है वो इस प्रॉमिस पे लिया कि आप इसका अमाउंट जो है आफ्टर 15 डेज जो है वो पे कर देंगे। जैसे कि आपके पास हमने अभी एग्जाम्पल ली थी बुक स्टॉल की, तो आपके पास कुछ बुक्स की नीड थी और बुक्स की नीड के लिए आपने जो अपने सप्लायर से बुक्स मंगवा ली। अब उसका अमाउंट आपने ये प्रॉमिस किया कि आप उसको रीपे करेंगे आफ्टर 15 डेज, तो वो क्या बन जाएगा, वो अमाउंट जो आपने अभी तक रीपे नहीं किया और उसको आपने पेड करना है आफ्टर दैट डे, आप उसको कह रहे होंगे अकाउंट पेएबल। इसकी अदर एग्जाम्पल आपके पास आपकी सैलरीज पेएबल है, आपका कमीशन पेएबल है, ये तमाम की तमाम जो है आपका इंटरेस्ट पेएबल है, आपका डिबेंचर पेएबल है, आपका मोर्गेज पेएबल है। ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास आपकी लाइबिलिटीज की एग्जाम्पल है, मतलब वो अमाउंट जो आपको इन फ्यूचर पे करना है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज। Now third one, a nature of account is a owner equities. Owner equity, owner's share of the business after liabilities are subtracted from assets. यहाँ पर इन्होंने इसकी कैलकुलेशन बताई है कि ऑनर इक्विटीज आप किसको कह रहे हैं, टोटल एसेट्स आपके पास मौजूद है, टोटल एसेट्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें लाइबिलिटीज को, तो जितना अमाउंट आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या कहला रही है, ओनर इक्विटीज कहला रही है। नाउ हम इसे कैलकुलेशंस के बियॉन्ड थोड़ा बात करें, तो ऑनर सिक्योरिटी वो तमाम के तमाम अमाउंट जो ऑनर की अपनी पर्सनल एंटिटी है, ओके, जिसके ऊपर ऑनर क्या करता है, हक रखता है, जाती जो है उसका सरमाया मौजूद है, पर्सनल सरमाया मौजूद है, वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। जैसे कि आपकी कैपिटल, ओके, ये जो कैपिटल है ये आपके पास जो है ऑनर का सरमाया है। देन फिर इसके बाद आप ऑनर की इसकी बात करें तो इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आपके पास क्या है, ऑनर इक्विटी है। ऑनर शेयर ऑफ और नेट वर्थ इन द बिजनेस आफ्टर लायबिलिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एसेट्स, ये आपकी ऑनर इक्विटी है। और ऑनर इक्विटीज का जो अमाउंट अकाउंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कैपिटल के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ ये जो हमने तीन अकाउंट्स पढ़े, इन तीनों अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो आपके पास आपकी बैलेंस शीट से है। बैलेंस शीट एक्चुअली क्या है, आपके पास आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। एट द एंड ऑफ द टाइम आप जो है किस पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, वो पोजीशन जो है आपके पास क्या कहला रही है, बैलेंस शीट कहला रही है। अच्छा, अकाउंटिंग में जो है ये हम क्योंकि 5 अकाउंट्स की बात कर रहे थे, ये जो 3 अकाउंट्स हैं आपके पास, ये 3 अकाउंट्स एक्चुअली अकाउंटिंग के प्रिंसिपल नंबर सेकंड को जो है वो सेटिस्फाइड करते हैं। अकाउंटिंग का सेकंड प्रिंसिपल जो है वो कहता है, अकाउंटिंग के जो टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग, जिसको हम पिलर्स भी कहते हैं, और ये पूरी अकाउंटिंग जो है वो बेस कर रही होती है। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो कहता है गोइंग कंसर्न्स, बिजनेस इज बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न्स, के बिजनेस जो है वो बेस कर रहा है गोइंग कंसर्न्स वाली टेक्निक के ऊपर। आपके पास जो ये 3 अकाउंट्स हैं ये आपके पास गोइंग कंसर्न्स अकाउंट्स हैं। आपका जब तक आपका बिजनेस है आपका एसेट्स नहीं खत्म हो सकता, जब तक आपकी लाइबिलिटी है, सही, तो आपके पास आपकी लाइबिलिटी भी जो है
वो इंक्रीज एंड डिक्रीज तो हो सकती है। जाहिर सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो समटाइम आपको अपना मर्चेंडाइज जो है ऑन क्रेडिट बेसिस पे भी बाय करना पड़ रहा है, समटाइम आपको बैंक से भी लोन लेना पड़ रहा है, और समटाइम आपको जो है मॉर्गेज भी लेना पड़ रहा है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, गोइंग कंसर्न्स एटीट्यूड। तो ये गोइंग कंसर्न एटीट्यूड है, आपकी लाइबिलिटी नहीं खत्म हो रही, और ऑब्वियसली सी चीज है, आपके पास आपकी बिजनेस सिक्योरिटी भी जो है वो नहीं खत्म होती है। जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं, अंडरस्टूड है कि आपका कैपिटल भी जो है वो वहां पर मौजूद रहेगा। तो ये जो तीनों अकाउंट्स हैं, ये तीनों अकाउंट्स एक्चुअली जो है वो आपके पास रिपोर्ट होते हैं आपकी बैलेंस शीट के अंदर। ये जो आपको बैलेंस शीट अपनी स्लाइड में नजर आ रही है, ये आपके पास जो है स्टेटमेंट फॉर्म है बैलेंस शीट की। ओके, बैलेंस शीट जो है वो दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है आपके पास आपकी क्लासिफाइड बैलेंस शीट, और दूसरी होती है आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म बैलेंस शीट। ये स्टेटमेंट फॉर्म बैलेंस शीट है जो आप देख रहे हैं, द मॉडल कंपनी इन कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट मौजूद है December 31 एंड 2/20 हम ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर जो है वो एसेट्स जो है वो आपको नजर आ रहा है। ओके, एसेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, करंट एसेट्स मौजूद है जिसमें आपको जो है ना कैश नजर आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है, इन्वेंट्री नजर आ रही है आपको, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम जो अकाउंट्स हैं, ये आपके पास करंट एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट है। एसेट्स कौन सी चीज जो कि आपके पास बिजनेस करने में आपको हेल्प आउट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एसेट्स है फर्दर टू अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स तमाम के तमाम एसेट्स जो विद इन अ 1 ईयर इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं। जैसे कि आप कैश के एग्जाम्पल है, तो कैश को तो 1 ईयर क्या, एक दिन भी नहीं लगता इंक्रीज और डिक्रीज होने के लिए। अकाउंट रिसीवेबल की भी सेम नेचर है, करंट एसेट्स इन्वेंट्री की भी सेम नेचर है आपके पास, करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तमाम के तमाम जो है आपके पास क्या कहला रहे हैं, करंट एसेट्स कहला रहे हैं। देन फिर आपके पास आपके फिक्स एसेट्स मौजूद हैं, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। ओके, ये दोनों चीजें जो है आपके पास फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स वो तमाम के तमाम एसेट्स जो तकरीबन अपने खुद को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए 5 ईयर एंड मैक्सिमम का टाइम ड्यूरेशन लें, मोर देन 1 ईयर। ओके, देन फिर 5 ईयर भी हो सकता है, और उससे मैक्सिमम का भी टाइम हो सकता है कि वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होने में इतना टाइम पीरियड ले रहे हैं। ये आपके पास इक्विपमेंट जो है वो भी इसी तरीके से आपके पास इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा होता है, और बिल्डिंग भी आपके पास इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है। अब इसमें से आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है आप उसको लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं आप उसको, एंड जो अमाउंट आ रहा है वो आपके पास नेट फिक्स एसेट्स कहला रहा है। इन दोनों को आपने ऐड किया, आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। देन आपके पास जो अपनी गिवन लाइबिलिटीज है, जैसे कि अकाउंट पेबल है, एक्रूड पेबल है, आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, मॉर्गेज पेबल्स हैं, इन सबको ऐड कर दें। टोटल लाइबिलिटी है आपके पास, फिर ऑनर सिक्योरिटी मौजूद है, कैपिटल स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स दोनों को जो है आप ऐड कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट आपके पास वही आएगा जो कि आपके पास टोटल एसेट्स का अकाउंट है। जैसे कि टोटल एसेट्स ऊपर आपको शो हो रहा है $2,73,176। नाउ ये जो आपके पास जो इक्विटी पोर्शन है उसमें भी आपके पास जो टोटल अमाउंट शो हो रहा है वो हो रहा है आपके पास $2,73,176। इट मीन्स दैट दोनों अमाउंट जो है वो आपके पास इक्वल है। और यही वहां पर हम ये देख रहे थे कि ऑनर लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, और बैलेंस शीट में जो है ये फॉर्मूला क्या होता है आपके पास वेरीफाइड हो जाता है कि दोनों चीजें जो है वो इक्वल होती हैं। करंट एसेट्स को हमने यहाँ पर देख लिया, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तमाम के तमाम जो है वो आपके पास क्या है, करंट एसेट्स के अकाउंट्स हैं। लाइबिलिटीज, हमने टोटल लाइबिलिटीज को देखा, इसमें भी आपके पास करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। जिस तरीके से हम करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, ये करंट एसेट्स जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा विद इन 1 ईयर, एंड फिक्स एसेट्स जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा आफ्टर 1 ईयर। सेम इज दैट करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी हम यही फिलॉसफी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। करंट लाइबिलिटीज पेड हो जाती है विद इन 1 ईयर, और मैक्सिमम इनका टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ्स के अराउंड होता है कि करंट लाइबिलिटीज जो उस टाइम तक पे हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपके पास जो है आफ्टर 1 ईयर जो है वो पे हो रही होती हैं। जैसे कि आप अकाउंट पेबल या नोट्स पेबल की बात करें, दैट इज द करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉन मॉर्गेज की बात करें, यहाँ पे जैसे कि डिबेंचर पेबल भी हो सकता है,
और दूसरे लोन्स भी जो है यहाँ पर हम ले रहे होते हैं। तो बैंक लोन हम ले रहे होते हैं, तो बैंक लोन अगर उसका टाइम ड्यूरेशन जो है 1 ईयर से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। देन मॉर्गेज पेबल मौजूद है, मॉर्गेज पेबल भी जो है वो आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कंसिडर किया जाता है। ऑनर सिक्योरिटी की बात करें, ऑनर सिक्योरिटी आपके पास आपका कैपिटल स्टॉक, अगर आप जो है ज्वाइंट वेंचर पे काम कर रहे हैं, कंपनी बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास शेयर मौजूद होगा। अगर वो शेयर मौजूद हो दैट इज कॉल्ड द स्टॉक, कि वो आपके पास शेयर होल्डर्स या शेयर कैपिटल मौजूद है। सम टाइम ऑनर्स का अपना कैपिटल भी होता है, तो वो ऑनर का जो अपना कैपिटल मौजूद है वो इट्सेल्फ कैपिटल ही कहलाएगा। और देन फिर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं रिटेन अर्निंग की। इस रिटेन अर्निंग के वर्ड को ब्रेक कर दें। रिटेन का अर्निंग का मतलब आमदनी, मतलब वो आमदनी जो आपके पास इन टर्म ऑफ प्रॉफिट है। उस इन टर्म ऑफ प्रॉफिट में जो आपके पास अर्निंग मौजूद है, आप उसको क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। सही, उसको आप जो है री इन्वेस्ट नहीं किया अभी तक आपने अपने बिजनेस में, या फर्दर किसी तरह का जो है एक्सपेंस आपने उससे पेड नहीं किया या रिजर्व नहीं किया अपने पास। आपने उसको क्या किया, अपने पास रिटेन करके रखा, बचा के रखा, दैट इज कॉल्ड द रिटेन अर्निंग। वो आमदनी जो अपने पास आपने अपनी फ्यूचर किसी प्रॉब्लम के लिए अपने पास बचा के रखा है, या फिर वो आमदनी जो आपके पास बच गई है, वो आपके पास क्या कहला रही है, रिटेन अर्निंग कहला रही है। और ये तमाम की तमाम रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं वो आपके पास आपकी ऑनर इक्विटी का पार्ट होती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट को जब हम देख रहे होंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने 5 नेचर ऑफ अकाउंट में से हम 3 को देख चुके जो कि बैलेंस शीट का पार्ट होता है। इसका मतलब है जब हम इनकम स्टेटमेंट को देख रहे होंगे तो हम 2 अकाउंट्स यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। और वो 2 अकाउंट्स कौन से रहते हैं हमारे पास? नंबर 1 रेवेन्यू एंड देन एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे पास जिस जिस फिस्कल ईयर में हम काम कर रहे हैं, या फिर जो कंपनी ने अपने पास जो है अपना फाइनेंशियल कैलेंडर सोचा हुआ है कि हम जो है जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास 1 जुलाई टू जून 30 जो है आपका फिस्कल ईयर होता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इस फिस्कल ईयर पे काम कर रही होती हैं कि अपने पास जो है अपनी इनकम जब कैलकुलेट करेंगी तो वो 1 जुलाई से लेकर जून 30 तक की इनकम को कैलकुलेट कर रही होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कैलेंडर ईयर्स पे काम करती हैं, मतलब जनवरी टू दिसंबर पे काम कर रही हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो है कैलेंडर ईयर को जो है कंसीडर करते हैं, फिस्कल ईयर को जो है हम थोड़ा सा होल्ड ऑन करते हैं। नाउ जनवरी 1 थ्रू द दिसंबर 30 2020 की बात कर रहे हैं हम। सेल्स आपके पास क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है, मतलब सेल्स वो जिससे आप क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। सेल्स में से आप क्या कर रहे हैं, अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, वो तमाम के तमाम कॉस्ट जो कि आप बेच चुके हैं, उस सामान की जो कॉस्ट है आप उसको लेस कर देते हैं, जिससे आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। जैसे कि आप लोगों ने जो है शुरू से एक जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें ये कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सी प्लस पी। ठीक है, तो अब हम अगर हमें प्रॉफिट जो है फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें, सेल्स में से सेल्स के अमाउंट में से अपने पास अपनी कॉस्ट के अकाउंट को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये चीज जो है वो आपके पास क्या वो यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हुए अपने पास अपनी प्रॉफिट को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हो। नेट सेल्स आपके पास मौजूद है। ओके, नेट सेल्स में से आपने क्या किया, अपने कॉस्ट को लेस कर दिया, यहाँ पर आपके पास ग्रोस इनकम आ गया। ग्रोस हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें से आपके पास जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं वो फर्दर एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि आपने बिजनेस को रन करने के लिए किए थे, वो तमाम के तमाम अखराजात वो आपने जो है अभी तक लेस नहीं किए। देन जब आप इसको लेस कर दोगे तो आपके पास वो बन जाएंगे, और जब आप लेस कर चुके होगे तो वो आपके पास बन जाएगी आपकी नेट इनकम। ओके, नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लेस कर रहे हो, जैसे कि लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंसेस गिवन है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस गिवन है, आपके पास आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस गिवन है, रेंट एक्सपेंसेस गिवन है, बिल्डिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट है, ऑफिस एंड सप्लाईज है, सेल्स प्रमोशंस पे जितने भी आपने खर्चे किए हैं, टैक्सेस एंड लाइसेंस के जितने आप यहाँ पर देख रहे हो,
और मेंटेनेंस मौजूद है, डिलीवरी मौजूद है और दूसरे मिसलेनियस जो आपके पास आपके एक्सपेंसेस मौजूद हैं, आप वो तमाम के तमाम जो है यहाँ से क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। जब आप अपने पास ग्रोस इनकम में से अपने एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट इनकम बिफोर टैक्स। टैक्स जो इनकम टैक्स को लेस करने के बाद जो आपके पास इनकम आती है वो आपके पास नेट वर्थ इनकम होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं नेट इनकम आफ्टर टैक्स। और ये टैक्स जो है इस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू आपने क्या किया है, अपने पास अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लिया है। रेवेन्यू किस तरीके से आता है, आप अपना कैश सेल्स आप सेल्स कर रहे हैं। ओके अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स पे काम कर रहे हैं, सर्विस नहीं दे रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। अब जब आप सेल्स कर रहे हैं तो आप उसको कैश बेसिस पे भी सेल्स करते हैं और आप उसको जो है क्रेडिट बेसिस पर भी सेल्स कर रहे होते हैं। तो रेवेन्यू के जो है सेल्स एक बड़ा हेड है और उस सेल्स को आप कैश बेसिस पे भी कर रहे हैं और क्रेडिट बेसिस पे भी कर रहे हैं। जब कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो आप क्या हासिल करेंगे, जो सामान आप बेच रहे हैं उसके बिहाफ पर आपने कैश हासिल कर लिया। लेकिन अगर आपने जो है क्रेडिट बेसिस पे किया तो वो अकाउंट जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया वो क्या बन जाएगा, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। ओके वो अकाउंट जो कि आपने हासिल नहीं किया लेकिन नियर फ्यूचर जो है वो आप उसको रिसीव करने वाले हैं। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस जो है ये आपके पास डिफरेंट एक्सपेंसेस जो है वो मौजूद हैं। ओके मटेरियल, इसका मतलब है मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हैं, सही। वो मटेरियल जो कि आपको फर्दर जो है सोल्ड आउट करना है, वो मटेरियल जब आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर आप कौन सा अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो, परचेज का अकाउंट यूज कर रहे हो इन एक्सपेंसेस। लेकिन वो परचेज का अकाउंट आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो, वो तमाम का तमाम मटेरियल जो कि रीसेल करने के लिए जो है आप बाय कर रहे हो। आपने बाय किया और उसका पर्पस क्या था, आपने उसको सेल करना था। फॉर एग्जाम्पल दैट एक बुक शॉप पे आप बुक शॉप का जो बिजनेस कर रहे हो, तो आप बुक्स अगर बाय कर रहे हो तो किसके लिए बाय कर रहे हो, आपने उस बुक्स को सोल्ड आउट करना है। कटलरी की एग्जांपल्स लें तो जो आप कटलरी बाय कर रहे हैं, आप जो पोर्ट्स बाय कर रहे हैं वो किस लिए बाय कर रहे हैं कि आपको उसको वापस उसको रीसेल करना है। तो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल। वो तमाम की तमाम चीजें अगर आप जो है एक एग्जाम्पल लें शॉप की क्लोथ्स की एग्जाम्पल लें तो वो तमाम का तमाम सूट्स जो कि आपको सेल आउट करने हैं वो आपके पास क्या कहला रही है, मटेरियल कहला रही है। देन सैलरीज, सैलरीज आपके पास एक्सपेंसेस में मौजूद हैं। वो सैलरीज जो कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अपने आपके वर्कर्स जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आप कुछ ना कुछ कैश अमाउंट पे कर रहे हो उनकी सर्विसेज के बिहाफ पे, दैट इज कॉल्ड द सैलरीज एक्सपेंसेस। यूटिलिटीज, उस जगह पर काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ रहा है, आपको वाटर बिल पे करना पड़ रहा है, आपको टेलीफोन बिल पे करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन एक्चुअली जो इसकी डेफिनेशन है वो है आपके पास परमानेंट डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स इन विद इन अ टाइम ड्यूरेशन। परमानेंट डिक्लाइनिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे कि आप जो सेल फोन आपके हाथ में होता है, अगर आप उसको यूज करते चले जाएं तो आप देखेंगे कि उसका बैटरी टाइम कम हो रहा है, उसकी जो है जो एप्लीकेशन रनिंग टाइम है वो एप्लीकेशन रनिंग टाइम वो लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको एप्लीकेशन आपके जो है वो लेट रिस्पॉन्ड कर रही है। इन सेंस ऑफ दैट कि आपका फोन जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वैल्यूज जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं। तो वो डिक्लाइनिंग वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास क्या कहला रही है, डेप्रिसिएशन कहला रही है। परमानेंट डिक्लाइनिंग वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। रेंट एक्सपेंसेस की बात करें, वो प्रीमिसेस जो आपका ओन नहीं है, आपका अपना नहीं है और आपने रेंट पे लिया हुआ है, वो एक्सपेंसेस आपके पास रेंट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। बिल्डिंग के सर्विस चार्जेस हैं आपके पास सारे के सारे जो कि आपके पास एक्सपेंसेस के अकाउंट में कंसिडर किए जाते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस मौजूद है आपके पास, आपने जो है अपने सामान का जो है वो अपने जो भी आपने गुड्स अगर मटेरियल आपने बाहर से मंगवाना था आपने उसको इंश्योर्ड करवा लिया है तो दैट इज कॉल्ड द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपके पास, आपने जो अकाउंट पेबल लिया हुआ है, लाइबिलिटी मौजूद है, उसकी बुक वैल्यू के ऊपर जितना भी आप एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हो वो आपके पास क्या कहला रहा है, इंटरेस्ट कहला रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस।
ऑफिस एंड सप्लाईज को बाय करने के लिए जो आप कैश इस्तेमाल कर रहे हो, सेल्स की प्रमोट करने के लिए आप जितना भी जो है एक्सपेंस कर रहे हो, टैक्सेस एंड लाइसेंसिंग का, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी आप पे कर रहे हो, आप जो अपने व्हीकल एक्सपेंस टैक्सेस पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द टैक्सेस एंड लाइसेंसेस। मेंटेनेंस जो है आप किसी भी जगह अपने जहाँ पे प्रीमिसेस में काम कर रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए आप जितना भी एक्सपेंस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड फर्दर मोर जो दूसरे एक्सपेंसेस छोटे छोटे होते हैं जिनको किसी अकाउंट में लिखना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, अपने पिटी एक्सपेंसेस जिसको आप कहते हैं, वो पिटी एक्सपेंसेस जो है वो आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कंसीडर कर रहे हैं। नाउ फाइनली हमने प्रॉफिट वहां से जनरेट किया था, तो प्रॉफिट आप किसको कह रहे हो, डिफरेंस बिटवीन अ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस मौजूद है वो आपके पास क्या कहला रहा है, प्रॉफिट कहला रहा है। यहाँ पर आकर हमने क्या किया है, अपने पास अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स में की फैक्टर्स जो इस्तेमाल होते हैं, की अकाउंट्स जो इस्तेमाल होते हैं, उन की अकाउंट्स को हमने अंडरस्टैंड किया है, और ये आपके पास जो है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इन अकाउंट्स का समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वेल मैनेज स्मॉल बिजनेस, एक अच्छा स्मॉल बिजनेस हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर जो है आपके लिक्विडिटी जो है वो अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन हो। लिक्विडिटी जो इट मीन्स लिक्विडिटी मीन्स दैट जब आपको कैश की ज़रूरत पड़े, जब कैश इन डिमांड हो, तो आपके बिजनेस में वो कैश जो है अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी, कि आपके पास अ, इतना अमाउंट मौजूद है जो कि आपके पास ज़रूरत है कैश की सूरत में। बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंट मौजूद है। बैलेंस शीट जब भी आपके पास आपका जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपके बिजनेस में, जब भी आपके पास जो है आपको किसी से कर्ज लेना है, लाइबिलिटी लेनी है, तो वो सबसे पहले आपके पास आपकी जो है बैलेंस शीट को चेक कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट। फिर आप बात कर रहे होते हो स्टेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ के ऊपर। आप वेल मैनेज जो आपके पास जितना भी बिजनेस होता है वो आपके पास सबसे पहले जो है, आप बहुत इसकी कोर वैल्यू देखें तो वो अपनी स्टेबिलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब रेवेन्यू में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास आपके जो एसेट्स हैं, आपके पास जो रेशियो है आपके डेब्ट एंड इक्विटी का, कि आपकी जो डेब्ट एंड इक्विटी का रेशियो वो 2:4 है आपके पास, तो अगर ये मैनेज है, ये मेंटेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल है। और ग्रोथ का मतलब सिंपल ये हुआ कि आपके कैपिटल रेशियोज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो आपका बिजनेस जो है वो वेल मैनेज इसी तरीके से कहलाता है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, आपने अपने पास कितने प्रोजेक्ट ऐसे ओपन किए हुए हैं जो आपको फर्दर मोर इन फ्यूचर आपको जो है प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। आप कौन-कौन से प्रोजेक्ट को, कौन-कौन से वेंचरिंग को करना पसंद कर रहे होते हो, ये तमाम की तमाम आपके पास क्या कहला रही है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इनिशियल स्टेप्स इन प्रॉफिट प्लानिंग के इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, ये इनिशियल स्टेप्स मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊँ, हम चैप्टर नंबर 4 में और सेशन नंबर 4 में भी जो है वो देख चुके हैं। अपने गोल्स एस्टैब्लिश करना, अपने प्रॉफिट के वॉल्यूम को एस्टैब्लिश करना, अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एक्सपेंसेस। जब आप एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आप जो है अपने प्रॉफिट को भी डिटरमाइन कर रहे होते हो कि कहीं आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज ना हो जाएं, जिसकी वजह से आपके पास आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाए। कंपेयर एस्टिमेट विद द गोल्स, आपने जो गोल्स हासिल कर लिए हैं वो आप अपने एस्टैब्लिश्ड गोल के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी आप जो है कंट्रोलिंग के प्रोसेस को जो है परफॉर्म कर पाते हैं। देन अपने ऑल्टरनेटिव फिक्स करें, अगर ऐसा हो रहा है कि जब आप अपने कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो है कंट्रोल नहीं हो रही, आपके पास प्लान बी मौजूद होना चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मौजूद होना चाहिए। अपने एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करें, अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन करें, अपने ऑल्टरनेटिव को एनालिसिस करें, एंड देन फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दें अपने बिजनेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट प्लानिंग। नीड फॉर रियलिज्म इन प्रॉफिट प्लानिंग, देखें प्रॉफिट प्लानिंग में हम हमेशा एक बात को याद रखते हैं कि आप अपने ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर रहते हुए अपनी प्रॉफिट को प्लान करें। अनसर्टिनिटी प्लानिंग आप कब करते हो, जब आपके पास अनसर्टिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो ब्लाइंड है, जब आपका फ्यूचर ब्लाइंड है तो आप प्लानिंग्स को जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हो।
अपने प्लान को करते टाइम जो है उस रियलिज्म पे बिलीव करना चाहिए कि आप अपने ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए अपने प्लानिंग्स को क्रिएट करें। वो जो हमने वहाँ पर स्टेप्स पढ़े उनके स्टेप्स जो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन बेस पे मौजूद है कि इस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रॉफिट गोल्स को, डिटरमाइन कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम को, अपने एक्सपेंसेस को देख रहे हैं और फिर अपने प्रॉफिट में जो आपने एस्टिमेशन की है उस एस्टिमेशन को जो है आपने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, जिससे कि आपने अपना प्रॉफिट इस्टेब्लिश किया था प्रॉफिट गोल 52,000, लेकिन आपकी सेल्स जो हुई वो 5,30,000 हुई है और एक्सपेंसेस इस वॉल्यूम को सेल्स वॉल्यूम को सेल्स वॉल्यूम तक पहुंचने के लिए आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो 4,90,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास प्रॉफिट आया है वो 40,000 आया है। आपने एस्टिमेट क्या किया था 52,000, लेकिन अभी तक आप जो है 40,000 पे जो है बेस्ड कर रहे हो। इसका मतलब है 12,000 आपके पास नेगेटिव है। अब इस जब आप कंपेयर कर रहे होगे अपने गोल्स को, तब अपनी लिस्ट देखोगे क्या आपने जो है सेल्स वॉल्यूम आउट ऑफ रेंज तो नहीं बना दिया था। हो सकता है कि आपने ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम बना दिया हो। आपके एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज नहीं हो, 4,90,000 जो है 530 के अराउंड आप अपने ग्राउंड रियलिटीज चेक करोगे, वहां पर देखोगे कि आपके एक्सपेंसेस तो इंक्रीज नहीं हो गए। आपको इसके साथ क्या किसी तरह की दूसरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड करने की तो जरूरत नहीं है। और अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है अपने सप्लाईज के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं, आपने कहीं उसको रिव्यू करने की तो जरूरत नहीं है। आप इन तमाम के तमाम ऑल्टरनेटिव्स को जो है वहां पर देख रहे हो। फिर इन ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए आप क्या कर रहे हो, वरी कर रहे हो अपने वॉल्यूम्स को, और वरी करते हुए जो है आप एस्टिमेट कर रहे हो और एनालिसिस करने के बाद जो है आप ये तमाम के तमाम ऑल्टरनेटिव्स जो हैं देख रहे हो। ब्रेक इवन चार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ब्रेक इवन चार्ट आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, जहाँ पर आपके पास आपके सेल्स और आपके एक्सपेंसेस दोनों इक्वल हो जाएं, आप नो लॉस एंड नो प्रॉफिट की कंडीशंस पे खड़े हुए हों, वो आपके पास क्या कहलाता है, ब्रेक इवन चार्ट कहलाता है। यहाँ पर आप हमेशा अपने पास जो है अपने फिक्स एसेट्स को जो है फिक्स एक्सपेंसेस को, सॉरी फॉर दैट, फिक्स एक्सपेंसेस को जो है आप क्या कर रहे हो अपने पास अलग से जो है मैनेज कर रहे हो। आप अपना ब्रेक इवन चार्ट अपने वेरिएबल्स के साथ डिटर्मिनेट कर रहे होते हो या उसको जो है एनालिसिस कर रहे होते हो। ये आपके पास जो है ब्रेक इवन चार्ट मौजूद है। और प्रो परफॉर्मर मतलब वो परफॉर्मर जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, सबसे शॉर्टेस्ट परफॉर्मर है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी इनकम स्टेटमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये जो है आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट परफॉर्मर मौजूद है। नाउ स्टूडेंट्स, आज जब हम बात करते हैं, आज जो हमने बात की, हमने अपनी प्रॉफिट प्लानिंग की बात की कि फाइनेंशियल प्लानिंग्स के थ्रू हम अपनी प्रॉफिट प्लानिंग्स को किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। इस प्रॉफिट प्लानिंग्स में हमने जो है अपने अकाउंट्स को डिस्कस किया, और इस पूरे चैप्टर का जो एग्जाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सेल्फ मैनेजिंग बिजनेस में वो कौन कौन से की फैक्टर्स होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, स्मॉल बिजनेस जो है वो अपने पास जो है वो एक बेहतर हालत में मौजूद है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये चीज़ें जो है किस स्लाइड में जो है वो डिस्कस की हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वेल मैनेज स्मॉल बिजनेस जो है वो आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि ये जो स्मॉल बिजनेस है ये वेल मैनेज्ड है। तो ये एग्जाम्स क्वेश्चन जो है वो आपके पास मौजूद है। नाउ आज का सेशन जो है हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।